हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे पुर्तगीज पावर भारत में गिर जाती है, कैसे पुर्तगीज पावर का भारत में डाउनफॉल होता है या डिक्लाइन होता है। आपको पता होना चाहिए पुर्तगीज पावर जो है, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पहला यूरोपियन कंपनी है जो भारत आई थी। करीब करीब 110 साल पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले आई थी। लेकिन फिर भी जो है हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन भारत को कॉलोनाइज कर पाती है, लेकिन पुर्तगीज पावर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। उसकी क्या वजह थी, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे पुर्तगीज कंपनी जो भारत आई उससे भारत को क्या फ़ायदा मिला, सिग्निफिकेंस ऑफ पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हम लोग देखेंगे। करीब करीब 8 से 10 रीजन मैं इसमें बताऊँगा जिसकी वजह से जो है पुर्तगीज पावर भारत में गिर जाती है। ठीक है, ब्रिटेन क्यों भारत को डोमिनेट कर पाया, इसका लेक्चर मैंने पिछले लेक्चर में दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन क्यों भारत को अपना कॉलोनी बनाया है। ठीक है, उसकी क्या वजह थी, क्यों दूसरी कंपनी पे हावी रहा। इसमें मैं मेनली बात करूंगा कि पुर्तगीज कंपनी क्यों डिक्लाइन किया। तो सबसे पहला रीजन मैंने लिखा है कि लॉस ऑफ द कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस। जो इसका ट्रेड सेंटर सब हुआ करता था ना, मराठा एम्पायर के पीक पे होने की वजह से, मराठा एम्पायर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा ना, तो जितना भी इसका ट्रेड सेंटर सब था ना वो सब छीन लिया गया मराठा एम्पायर के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए सारनाथ और बसीन। तो मराठा एम्पायर का राइज करना, सारनाथ और बसीन द्वीप सब का छीन जाना, इसके कॉमर्शियल जो बेनिफिट था ना उसको क्या हुआ, हार्म पहुंचाया, उसको जो है प्रॉब्लम किया। ठीक है, जिसकी वजह से इसका कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस जो है धीरे धीरे घटता गया। दूसरा रीजन मैंने लिखा है कि रिलीजियस एट्रोसिटी। ये जो ना धर्म के प्रति हमेशा जो है इंटॉलरेंस थे, ये दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहते। मैंने आपको बताया था, पिछले ही लेक्चर में बताया था कि जब सेंट जोबियर भारत आता है ना, आपको मैंने बताया कि मार्टिन डी सूजा जो पुर्तगीज गवर्नर था उसके साथ सेंट जोबियर आया था, उसने करीब करीब 8 से 10 लाख लोगों को भारत में क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया था। तो ये फोर्सफुल कन्वर्जन होता था, ऐसे नहीं कि मतलब उसको समझा बुझा करके, ऐसा नहीं, फोर्सफुल कन्वर्जन करवाता था, ज़बरदस्ती, या तो क्रिश्चियन को अपना लो नहीं तो तलवार से गर्दन काट दिया जाता था। तो इस तरह का फोर्सफुल मतलब रिलीजियस एट्रोसिटी, रिलीजियस के प्रति मतलब बहुत ही ज़्यादा ये जो थे इन्वॉल्वमेंट था। इसका मतलब ना, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हैं ना, तो वो उसको धर्म सबसे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इसको ना धर्म में इन्वॉल्व करना बहुत मतलब था, इसको रुचि था उसमें। ये हमेशा दूसरे धर्म को कुछ नहीं करना, मतलब मुस्लिम को प्रोसिक्यूट करना, भारत के हिंदू मंदिर सबको तोड़ना, फोर्सफुल कन्वर्जन करना। मैंने ये भी बताया था आपको इंटर मैरिज का कॉन्सेप्ट। मतलब क्या करता था कि पुर्तगीज जो था, इंडिया में मैन पावर बहुत कमी था, तो पुर्तगीज को बढ़ाने के लिए भारत के लेडीज सबसे शादी करने का प्रथा स्टार्ट कर दिया था, जिससे भारतीय लोगों को प्रॉब्लम था कि नहीं आया समझ। तो ये सब रीजन जो था ना, फोर्सफुल कन्वर्जन हो गया, इंटर मैरिज हो गया, सती प्रथा को ख़त्म करना हो गया, मुस्लिम को प्रोसिक्यूट करना, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहना है धर्म में। तो जो पर्सन अगर धर्म में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा ना, तो वो अपना बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। मतलब जो बेनिफिट उसका कॉमर्शियल बेनिफिट था या फिर पॉलिटिकल बेनिफिट था, उसको नहीं उठा पाया। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि वास्को डी गामा जो है 1498 में कालीकट पहुँचता है। वहाँ पे जमूरिन नाम के राजा जो थे, वहाँ पे जमूरिन, उन्होंने स्वागत किया। लेकिन वही जमूरिन राजा 10 साल के बाद बैटल ऑफ द्वीप में जो है पुर्तगीज के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उसने मतलब देख लिया कि पुर्तगीज कंपनी क्या है। पुर्तगीज कंपनी इतना ज़्यादा इंटॉलरेंस है, भारत में इतने धर्म रहते हैं, अगर ये ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा। तो ये भी एक रीजन कहा जाता है कि धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेंस थे पुर्तगीज। ठीक है, इसकी वजह से भी इसका धीरे धीरे सभी राजा इसके अगेंस्ट हो जाते हैं और ये डाउनफॉल का एक रीजन बनता है। तीसरा रीजन मैंने लिखा है कि चेंजेस इन द नेचर ऑफ चेंज इन ट्रेड। ये ट्रेड का जो नेचर था ना, हमेशा चेंज करते रहता था। शुरू में जब आया था तो इसका मेन मोटिव था कि मसाला का व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे फिर देखते हैं कि ये हॉर्स का ट्रेड करने लगता है, कभी बुलियन का ट्रेड करने लगता है। मैंने बताया था विजयनगर एम्पायर के साथ हॉर्स ट्रांसफ़र किया गया था, हॉर्स दिया गया था विजयनगर एम्पायर को बीजापुर से लड़ने के लिए। तो ये कभी घोड़े का व्यापार करने लगते थे, कभी मसाला का व्यापार करने लगते थे, कभी कभी बुलियन का व्यापार करने लगते थे। कभी कभी ये जो है मतलब शिप सबको जो परमिट प्रोवाइड करता था, जिसे कार्टेज अल्मीडा परमिट बोला जाता था, तो उस परमिट इसका मेन सोर्स हो जाता था इनकम का। मतलब दूसरे शिप को प्रोवाइड करना कि मैं आपको दूसरे शिप को परमिट देता था कि मैं आपको दूसरे अटैक से बचाऊंगा, कि नहीं आया समझ। तो ये जो है इसका किसी एक ट्रेड में स्पेशलाइजेशन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आप डच को देखेंगे तो डच जो भारत में आई तो उन्होंने टेक्सटाइल को भारत को मतलब टेक्सटाइल का केंद्र बनाया, मतलब टेक्सटाइल के लिए। फ्रेंच भी जो है टेक्सटाइल से अट्रैक्ट होकर भारत आया था। लेकिन इसका ट्रेड ना हमेशा बदलते रहता था, कभी ये करने लगता था, कभी वो करने लगता था। इस वजह से भी इसका डिक्लाइन होता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन इन ट्रेड नहीं रहा इसका। ठीक है, चौथा रीजन मैंने बताया कि इसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम था।
ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंटर मैरिज का कॉन्सेप्ट इसीलिए स्टार्ट किया गया था, भारतीय लेडीज से शादी करो ताकि यहाँ के मतलब पुर्तगीज पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। आपको पता होना चाहिए कि जब ये भारत आती है 1500 ईस्वी के लगभग में, तो 1500 ईस्वी के लगभग में ना पूरे पुर्तगाल का पॉपुलेशन होता है 1 मिलियन, मतलब 10 लाख की आबादी होती है, उसमें से कुछ लोग भारत आए रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कम पावर था। साथ ही साथ जो है ना, इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता था। मतलब पुर्तगीज जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा जो है रानी का सपोर्ट मिलता था, मतलब कि ब्रिटेन के किंग होते थे, रानी होते थे, उसका सपोर्ट मिलता था। लेकिन इसको ऐसा नहीं था, इसको गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ नहीं मिलता था। साथ ही साथ इस लोग के यहाँ जो पुर्तगीज स्टाफ रहते थे उसका सैलरी भी रिव्यू नहीं किया जाता था, सैलरी को भी नहीं बढ़ाया जाता था, जिस वजह से क्या होता था कि पुर्तगीज का जो स्टाफ सब होते थे वो हाईली करप्ट हो गए थे। मतलब करप्ट किस तरह का, तो देखो एक पुर्तगीज कंपनी है, उसका भी काम कर रहा है और एक अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर देते थे ताकि उस लोग को बेनिफिट हो सके। मतलब कि सैलरी इस लोग का बढ़ता ही नहीं था। इस वजह से जो है ये लोग बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो गए थे, अपना अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिए थे। तो जो मेन कंपनी, जो पेरेंट कंपनी था, उसको स्ट्रांग बनाने की वजह से ये लोग खुद अपना अपना स्टार्ट कर दिए थे। तो इस वजह से भी इसका डिक्लाइन होता है पुर्तगीज कंपनी का। पांचवा रीज़न है कि डिपेंडेंसी ओवर स्पेन। मैंने आपको बताया था कि यूरोप में जो है ना नेविगेशन टेक्नोलॉजी का आविष्कार जो किया था उसने स्पेन और पुर्तगाल ने मिलकर किया था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो पूरे यूरोप में सबसे पहले जो सी का डिस्कवर करने का, सी के प्रति जो रुझान सबसे ज़्यादा हुआ, पुर्तगाल और स्पेन हुआ। इसी दोनों ने नेविगेशन टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, डिस्कवरी किया। मैंने बताया था कि अटलांटिक ओशियन को 2 भाग में, अटलांटिक ओशियन के बीच से ईस्ट की तरफ पुर्तगाल को दिया गया और वेस्ट की तरफ स्पेन को दिया गया, और दोनों ने कंट्री का डिस्कवरी करना स्टार्ट किया। तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल, वो भारत आते हैं, डिस्कवर करते हैं। तो ये स्पेन पे डिपेंडेंसी था, दोनों एक दूसरे का नेविगेशन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते थे। इसी बीच में क्या होता है कि स्पेन को जो है ना ब्रिटिश हरा देते हैं एक वार में, आर्मेडा फ्लीट को हराता है स्पेन को 1588 ईस्वी में, और उसके हेल्प से ब्रिटिश जो है ना वो अफ्रीका तक आ जाते हैं, केप ऑफ गुड होप तक आ जाते हैं। अब ब्रिटिश को भी पता चल गया कि भारत को जाने का रूट क्या है, रास्ता क्या है, किस रास्ते से भारत जाता है। तो डच और इंग्लिश दोनों को पता चल गया स्पेनिश की मदद से कि भारत कैसे जाता है। तब ये भी एक बिग चैलेंजेज हो जाता है किसके सामने, पुर्तगाल के सामने। और आपको पता होना चाहिए कि यही डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, खास करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1610 और 1611 में जब मुगल एम्पायर, मतलब 2 बार पुर्तगीज को हराता है, तो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि जब डच और इंग्लिश को पता चल जाता है भारत का सी रूट, तो जब ये दोनों आ जाता है भारत में, तो ये भी एक बिग चैलेंजेज हो जाता है, एक बिग राइवल की तरह पुर्तगीज कंपनी के सामने हो जाता है। ये राइवल ही नहीं होता है, 2 बार में जब लड़ाता है ना, तो मुगल एम्पायर भी ब्रिटिश से खुश होकर के ब्रिटिश को परमिट सिस्टम सब दे देते हैं कि तुम अब कहीं भी मुगल एम्पायर में क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। तो एक चैलेंजेज ये भी होता है, ये भी इसका डिक्लाइन की वजह था। ठीक है, तीसरा और उसके बाद रीजन मैंने बताया कि पुर्तगाल और स्पेन का वार, एक तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड था सी टेक्नोलॉजी के लिए, नेविगेशन टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन अब ये दोनों जो है यूरोप में, इन दोनों का वार भी हो जाता है स्टार्ट। पुर्तगाल और स्पेन का वार चलता है, 7-8 साल का ये वार रहता है, 41 से 68 के बीच का। देखिए वार लिखा है कि 1641 से 68 के बीच में जो है ना पुर्तगाल और स्पेन वार में रहता है। अब दोनों एक दूसरे का ज़रूरत भी था, लेकिन ये दोनों आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। इसका फ़ायदा किसको उठाया, ब्रिटिश ने उठाया। ब्रिटिश ने पुर्तगाल का हेल्प किया, पुर्तगाल ने ब्रिटिश का सहारा लिया। सहारा नहीं लिया, आपको पता होगा कि यही 1668 में जो है, आपको पता होगा कि जो पुर्तगाल का प्रिंसेस था ना, उसका शादी हो जाता है ब्रिटेन के किंग से, ब्रिटेन के प्रिंस से हो जाता है जिसका नाम चार्ल्स रहता है। अब तो शादी तो कर लिया दोनों ने, लेकिन ना पुर्तगीज कंपनी का जो बॉम्बे था ना, उस बॉम्बे को गिफ्ट के रूप में दे दिया उसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, और बॉम्बे एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था पुर्तगीज का। तो इससे भी क्या होता है कि पुर्तगीज को तो हमेशा कॉमर्शियल लॉस हो रहा है, मतलब कॉमर्शियल हार्म पहुंच रहा है। तो ये बॉम्बे भी जो है किसको दे दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, एज ए डॉरी दिया गया। तो इससे भी लॉस हुआ किसको, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, साथ ही साथ जो है ना डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील, मैंने बताया था कि ब्राज़ील का डिस्कवरी जो है कैबरल ने किया था। जो कैबरल था वो भी पुर्तगाल का था, उसने जो है डिस्कवरी किया था ब्राज़ील का। और ब्राज़ील आपको पता होगा कि मिनरल रिसोर्सेज से भरपूर है, मतलब वहाँ मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यूरोप के क्या है, बहुत ही सामने है, मतलब यूरोप से आसान रहेगा मतलब ब्राज़ील जाना कंपेयर टू इंडिया। इंडिया जाना बहुत ही हार्ड था। तो इसीलिए ये लोग ना अपना फोकस थोड़ा ब्राज़ील की तरफ भी करते हैं। पुर्तगीज कंपनी जो है अपना फोकस ब्राज़ील की तरफ करते हैं, क्योंकि ब्राज़ील का डिस्कवरी हो गया। ब्राज़ील जो था मिनरल रिसोर्सेज से भरपूर था,
और साथ ही साथ जो है सी रूट जो था ब्राज़ील आसानी से पहुंच सकता था। और लास्ट रीज़न मैंने बताया कि वीक मिलिट्री एंड डिसिप्लिन। तो ये रीज़न मैंने पहले भी बताया कि जो है ना, ये जो पुर्तगीज कंपनी था ना, ये अपना सी पे तो बहुत अच्छा प्रभाव, मतलब सी के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना आर्म फोर्सेस बनाया था, नेवी बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग था इसका। लेकिन ना ये लैंड आर्मी नहीं बनाया था, ये ज़मीन पे लड़ने के लिए अपना आर्मी ज़्यादा नहीं स्ट्रांग किया था, जिस वजह से अगर ये कॉलोनी भी बनाता ना तो ये इसको होल्ड नहीं कर पाता ज़्यादा दिन तक, क्योंकि इसके पास लैंड आर्मी की बहुत कमी थी। ठीक है, साथ ही साथ जो है ना पावरफुल, अगर नेवी तो पावरफुल था इसमें, लेकिन कंपेयर टू ब्रिटेन अगर डच देखा जाए ना तो ब्रिटेन डच सब ने मतलब नेवी को बहुत डेवलप कर लिया था कंपेयर टू पुर्तगाल। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था कि जिसकी वजह से जो है पुर्तगीज कंपनी का फॉल हो गया भारत में। तो टोटल यही 8-10 बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पुर्तगीज कंपनी धीरे धीरे क्या हो जाती है, गिर जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पुर्तगीज कंपनी का भारत में क्या योगदान रहा। तो देखिए, पुर्तगीज कंपनी आपको पता होगा कि 1498 में भारत में आई। पुर्तगीज कंपनी ने भारत को प्रिंटिंग प्रेस दिया है। 1556 ईस्वी में गोवा में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस लगा था। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है पुर्तगीज को दिया जाता है। पुर्तगीज ने ही भारत में 1556 में गोवा में इस्टेब्लिश किया था पहला प्रिंटिंग प्रेस। साथ ही साथ ये कुछ फसल सभी देख सकते हैं, जैसे टबाको हो गया, अल्फांसो मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, रेड कॉपर हो गया, ये सब जो है ना, ये सब का आविष्कार किसने किया था? पुर्तगीज कंपनी ने ही किया था। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि पुर्तगीज कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च किया था, जिसके द्वारा समुद्र पे कब्जा करना ये लोग चाहता था ट्रेड को होल्ड करने के लिए। तो मैंने बताया था कि ये लोग ना सबसे पहले पुर्तगीज और स्पेन ने ही मतलब जो है बड़ा बड़ा शिप बनाना स्टार्ट किया था। तो वो भारत आए ना, तो भारत के लोगों में भी जो है ना शिप सब बनाना, मतलब लोग सब सीखा कि कैसे बड़े बड़े शिप बनाते हैं। तो शिप बिल्डिंग आर्ट जो है, आर्किटेक्चर सब ये सब डेवलप हुआ भारत में। और क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया, ये तो मैंने बता ही दिया है कि सेंट जोवियर आया था तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भारत में फैलाया। साथ ही साथ जो पहला चर्च देख सकते हैं तो सेंट थॉमस केरला में जो पहला चर्च है, ठीक है, गोथिक आर्किटेक्चर पे जो एस्टेब्लिश किया गया है। गोथिक आर्किटेक्चर मतलब एक चर्च बनाने का स्टाइल है। ठीक है, जिस तरह मंदिर बनाने का स्टाइल होता है ना, साउथ में अलग तरह के मंदिर मतलब नागर शैली, द्रविड़ शैली होते हैं, तो उसी तरह गोथिक आर्किटेक्चर चर्च बनाने का एक स्टाइल है। तो उसी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग सेंट थॉमस केरला में जो पहला चर्च बना था वो पुर्तगीज का ही देन है। ठीक है, तो ये इसका कंट्रीब्यूशन है। और कुछ फैक्ट देखिए, पुर्तगीज कंपनी पहला यूरोपियन कंपनी था जो भारत आती है 1498 में, लेकिन ये सबसे लास्ट में जाती है। आपको सर ये आप कह रहे हैं कि पुर्तगीज कंपनी तो गिर गया, फॉल कर गया, तो सबसे लास्ट में क्यों जाती है? तो देखिए, फॉल तो कर गया, लेकिन ना एक कैप्चर, गोवा को हमेशा कैप्चर करके रखा है इसने। ठीक है, गोवा को अपने मतलब हमेशा होल्ड करके रखा। इसीलिए आप देखते हैं कि 1961 में जब जवाहरलाल नेहरू इस पर अटैक करते हैं, ठीक है, तब जाकर के ये गोवा को छोड़ता है। नहीं तो ये तो कहता था गोवा मेरा ही मतलब कंट्री का एक पार्ट है। ठीक है, तो 19 सबसे लास्ट में गया है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंच 1954 में गया है, ब्रिटिश 1947 में गया है, लेकिन ये गया 1961 में। ये ध्यान रखना है कि देखो, ब्रिटिश ने हमको आज़ादी दिया 1947 में, तो ब्रिटिश 1947 में चले गए। फ्रेंच जो है 1954 में पौंडीचेरी को जो छोड़ा था फ्रेंच ने 1954 में। और जो ये था पुर्तगीज तो था, ये सबसे लास्ट में 1961 में गोवा को छोड़ के गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, फर्स्ट यूरोपियन कंपनी था जो भारत आया था और सबसे लास्ट में गया था 1961 में। आपको पता होना चाहिए ये पहला कंट्री था जिन्होंने जो है अफ्रीका के लास्ट पॉइंट केप ऑफ गुड होप का खोज किया था। और ये पहला कंट्री था जिसने भारत का भी खोज किया था, भारत का भी सी रूट का खोज किया था, ये भी ध्यान रखना है। ये पहला कंट्री था जिन्होंने कार्टेज सिस्टम को लॉन्च किया था। कार्टेज सिस्टम क्या होता था? तो मैंने बताया ना कि शिप को परमिट देना, मतलब अगर शिप ट्रेड हो रहा है ना, समुद्र में जहाज सबसे जो ट्रेडिंग हो रहा है ना, उसको ये परमिट प्रोवाइड करता था कि मतलब अगर इस रास्ते से जाना है तो मैं तुमको ये परमिट देता हूँ, अगर तुम मेरे परमिट से चलोगे, तुम पे कोई अटैक करेगा तो पुर्तगीज आर्मी जो है तुम्हारा रक्षा करेगा। क्योंकि सर रक्षा कैसे करता था? तो ना मतलब इसका ना मतलब ये जो शिप सब होता था ना, उसमें आर्म्ड लगा रहता था। ठीक है, आर्म्ड शिप सब का ये डिस्कवर किया था। ठीक है, तो नेवल पावर जो था इसका स्ट्रांग था। शिप विथ कैनन, मतलब शिप में हमेशा कैनन लगा रहता था। ठीक है, जिसकी वजह से ये परमिट सिस्टम इशू करता था और दूसरे शिप सबको बताता। ये पायरेसी भी बहुत करता था, ये भी ध्यान रखना है। ये ना पायरेसी बहुत ज़्यादा करता था। ठीक है, पायरेसी प्लंडर करना मतलब दूसरे शिप सबको लूट लेना। बंगाल की खाड़ी को मेनली यूज किया जाता था लूटने के लिए। ठीक है, तो ये पायरेसी सब बहुत ज़्यादा करते थे। ये भी इसका डाउनफॉल का एक वजह था, मतलब लोगों के मतलब
राजा सब्कबर्दी इसका घृणा हो गया था पुर्तगीज से, क्योंकि ये सब करने में कोई सही नहीं करता था। ठीक है, तो नेवल पावर इसका स्ट्रांग था, ये भी ध्यान रखना है। इसका जो है शिप होता था उसमें कैनन लगा रहता था, जिसकी वजह से ये परमिट भी प्रोवाइड करता था दूसरे शिप को रक्षा करने के लिए। इसने भारत को और भी कुछ कुछ दिया है, जैसे आप याद रख सकते हैं कि बॉडी आर्मर, मतलब बॉडी आर्मर का मतलब हो गया कि बुलेट प्रूफ जैकेट जिसको बोलते हैं ना, तो बॉडी आर्मर भी निर्माण के मतलब इसने भारत को दिया है। मतलब बॉडी आर्मर दिया है, मतलब बॉडी आर्मर का इसने डिस्कवर किया था, भारत के लोग भी जाने कि कैसे बॉडी आर्मर बनाया जाता है। एक मैचलॉक गन भी होता है, मैचलॉक गन, ठीक है, तो उसके इसी का देन है। मैचलॉक गन भी ध्यान रखना है कि मैचलॉक गन इसी ने दिया था। साथ ही साथ एक सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप, सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री क्या होता था कि ड्रिलिंग ग्रुप मतलब कि लड़ाई कैसे करना है, लड़ाई जो होता है ना, जैसे वार होता है, उस वार में कैसे जो है ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री, मतलब उस वार को जीतने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करना है, वो एक टेक्निक होता था ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री। ठीक है, तो ये सब का जो है भारत में इसने मतलब भारत को दिया है, ये याद रख सकते हैं। ये गोवा को मैंने बोला कि 1961 तक कब्जा करके रखा है, तो गोवा में इसका कल्चर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्रिश्चियन आबादी है गोवा में। साथ ही साथ आप देख सकते हैं गोवा में जो है सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ सब बहुत ज़्यादा लोग हो गए, क्योंकि ये ना हमेशा बुलियन सब का ट्रेड करते थे, इस वजह से देख सकते हैं कि ये सब हुआ है। यूरोपियन इरा का इमरजेंस इसी से हुआ है, क्योंकि सबसे पहला कंट्री था जो भारत का डिस्कवर किया था, तो यूरोपियन इरा का इमरजेंस भी इसको कहा जाता है कि यूरोपियन इरा का इमरजेंस भी इसी ने किया है। तो आई थिंक आप लोग समझे होंगे कि पुर्तगीज कंपनी जो है भारत में क्यों डिक्लाइन की और उसने भारत को क्या अक्सर दिया है। तो मैं इन शॉर्ट में थोड़ा मोड़ा फिर से बता देता हूँ कि पुर्तगीज कंपनी जो भारत आई थी ना, वो भारत को मतलब जो जो दिया है उसमें से हम लोग को याद रखना है कि भारत को कंट्रीब्यूट किया है कि सबसे पहले तो ये यूरोपियन इरा को जो है इमरजेंस के पहला यूरोपियन कंपनी था जो भारत आई है, तो इमर्ज किया, मतलब यूरोपियन इरा को भारत की ओर मतलब जो मसाला व्यापार का ट्रेड का मतलब ट्रेड करने के लिए भारत आया था, तो पहला यूरोपियन कंपनी था, इससे ही यूरोपियन इरा का इमरजेंट होता है। प्रिंटिंग प्रेस भारत को दिया है, बहुत सारे फसल भारत को दिया है, शिप बिल्डिंग आर्किटेक्चर दिया है, गोथिक आर्किटेक्चर का भी इसी से स्टार्ट हुआ है। गोथिक आर्किटेक्चर में चर्च का निर्माण करना, क्रिश्चियनिटी को फैलाना, ये सब भारत में इसी का देन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।